स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप करिए। फोन लाइन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और साथ ही हम सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। सोशल मीडिया हैंडल भी आपकी स्क्रीन पर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बाजार पर नजर डालें तो शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से यहाँ पर हल्की गिरावट देखने को मिल रही है बाजार में। और आज हम देख रहे हैं बेहद छोटे दायरे में मार्केट कारोबार कर रहा है। निफ्टी इस वक्त सपाट है लेकिन 19,700 के ऊपर बना हुआ है। सेंसेक्स भी अब लाल निशान में आ चुका है। बैंक निफ्टी अभी भी हरे निशान में टिके रहने की कोशिश कर रहा है और 45,600 के ऊपर टिका हुआ है बैंक निफ्टी। आज के टॉप गेनर है एनटीपीसी और इसके अलावा आईटी शेयर और ऑटो स्टॉक से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। फार्मा शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, आयशर, एलटीआई, माइंडट्री में भी तेजी है। डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है। वही कमजोरी है पावर ग्रिड में। नतीजे यहाँ पर अनुमान से कमजोर आए हैं, जिसके चलते 5% की वीकनेस है। इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल में लगातार दूसरे दिन हम वीकनेस देख रहे हैं। एसबीआई लाइफ, अदानी पोर्ट्स और एचडीएफसी लाइफ में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है। तो आज इंश्योरेंस स्टॉक्स भी कमजोर है। बजाज फिनसर्व भी करीब 1% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन मार्केट टोन देखेंगे तो वो पॉजिटिव है। और हर एक गिरने वाले शेयर के सामने हम देख रहे हैं कि लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो पॉजिटिव है। मिड कैप शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स में हम दबाव देख रहे हैं अभी हल्का। लेकिन चलिए एक्सपर्ट को भी अब शामिल कर लेते हैं और उनसे बाजार पर व्यू समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। विधि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा और तनीषा एकेडमी से नितिलेश पावस्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। नितिलेश, आपसे पहले मार्केट पर व्यू लेना चाहेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हल्की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव आया है बाजार पर। आज के लिए कौन से लेवल्स वॉच करेंगे आप? देखो, टू बी ऑनेस्टली अगर मैं एक चीज कहूंगा कि मैंने सुबह ही एक सेल कॉल इनिशिएट किया था। कल भी मैंने चैनल के ऊपर कुछ चीजें की थी कि जब तक मार्केट 19,780 19,800 ये लेवल में है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली बाजार अच्छा है। नीचे अगर मिलता है तो लास्ट में मैंने कहा था कि लेना चाहिए क्वालिटी स्टॉक में। तो अभी के लिए मार्केट में 19,730 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे हम लोगों ने काफी बार समय बिताया था। तो 19,730 अगर नीचे क्लिक करता है तो ही थोड़ा सा हमें एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो वो मार्केट को 19,680 से लेके 19,620 इस लेवल तक चला जाएगा। मार्केट में ओवरऑल बुलिशनेस तब तक है जब तक मार्केट 19,550 का ये लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक नहीं करता है। तब तक आप अपनी पोजीशन जो है लंबी अवधि की वो होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप मुझे कहोगे तो 19,730 में एक और ब्रेक लेवल है और बैंक निफ्टी में भी 45,500 से लेके 45,480 एक में एक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे जाएगा बाजार तो ये एक हमें डीप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन लेवल्स पर बाजार में आपको रखनी होगी नज़र। और चलिए, जैसा कि हमने आपसे कहा ही है कि ये शो आप दर्शकों का शो है, आम निवेशकों का शो है, तो ज़रा सवालों के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। एसके वर्मा है रायपुर से और इन्होंने अपना सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल है एजीआई इंफ्रा पे ये राय लेना चाहते हैं। इसके 200 स्टॉक इन्होंने लिए हुए हैं और 252 के लेवल पर लिया है। बहुत बेहतरीन लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक में एंट्री ली और फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे में है। इस पर ज़रा विवेक का अपनी राय दें एजीआई इंफ्रा लिमिटेड पे। देखिए, कंपनी एक माइक्रो कैप है। मतलब इसका मार्केट कैप आप अगर देखो तो 700 करोड़ के नीचे है इतने रनअप के बाद में। और जो कंपनी ने प्रदर्शन दिखाया है फाइनेंशियल, वो काफी अच्छा था, मजबूत था और उस चक्कर में स्टॉक काफी रिकवर यहाँ से कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए कि जब भी ये स्टॉक 7-8% करेक्शन हो उस वक्त मैं निकल जाऊंगा। और लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, करीबन 580-600 तक ये जा सकता है मुझे लग रहा है। तो केवीएट यही रहेगा कि मार्केट बहुत चल चुका है और माइक्रो कैप कंपनीज में क्या होता है कि जब भी करेक्शन आता है, जैसे आज हम अभी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल में है,
जब भी लार्ज कैप में भी करेक्शन आता है तो ये छोटे छोटे कंपनी 10-20% तो आराम से करेक्शन दिखा देते हैं। तो बस यही एक चिंता का विषय जो मैं देख रहा हूँ। और उसके अलावा तो पिछले करीबन 10-11 क्वार्टर से कंपनी अच्छा मतलब प्रदर्शन दिखा रही है फाइनेंशियली। तो होल्ड करिए। और जैसे मैंने कहा 5-1% का एक स्टॉप लॉस लगाओ आप ट्रेलिंग। तो 5-1% यहाँ से करीबन बनता है 525 रुपए समझ लो, 530 540 उस रेंज में। और 500-600 तक ये जा सकता लग रहा है, तो होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है, एजीआई इंफ्रा पर होल्ड की रहा है। गुजरात से बलदेव हमारे साथ हैं। बलदेव जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। इंडस्ट्रीज के 15 शेयर है 41,228 के भाव पर, तो कब तक होल्ड कर सकते? ठीक है, 41,228 के भाव पर आपके पास शेयर हैं। इसको करेक्ट कर लेते हैं, 41,4,128 नहीं 41,228, एक दो मिसिंग हो गया, उसको हम सही करके फिर सही आपके मुनाफे का आंकड़ा स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 41,000, अच्छा ठीक है, 38,000 के आसपास का शेयर है ये। विवेक आप ही राय दीजिए, हमने हाल फिलहाल जो होजरी वाले शेयर थे उनको चलते हुए देखा है। हालांकि पेज इंडस्ट्रीज लास्ट ईयर ही हमने देखा था कि 53-54 हज़ार रुपये के आसपास इसका भाव गया था, वहाँ से भी गिर के 38,000 के आसपास है। वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे इसके, क्या आपको लगते हैं क्या ये कंसर्न हो सकता है, या फिर चूंकि अब नीचे ऊपर से नीचे आ गया है तो अभी दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय दें तो ये प्रॉफिट में आ जाएंगे? क्या सेंस कह रहा है आपका? देखिए प्रशांत, अभी अगर आप होजरी स्टॉक्स देखो तो जो रनअप आया है ना, उसके बावजूद अगर लॉन्गर टर्म आप अगर चार्ट्स भी देखो या मूवमेंट देखो प्राइस, तो काफी हाई जाके करीबन ये 43,500 चलता था, वहां से करेक्शन आया है। अब देखिए कंपनी एकदम दिग्गज कंपनी है, सेफ बेट है इनका। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन कॉस्टली है, तो आपको एक कोई भी इन्वेस्टर को एक स्टॉक, ऐसा स्टॉक जब बेचना चाहिए जब आपके पास इससे बेहतरीन ऑल्टरनेटिव हो। तो अगर आपके पास बेहतरीन ऑल्टरनेटिव नहीं है तो अब मेरे हिसाब से आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये वापस 40,000 तो आपको इजीली दिखा देगा। तो जॉकी ब्रांड में ये कर रही है, और जिस हिसाब से मैं कंपनी का एक्सपेंशन देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर में भी अच्छा करेगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन ज्यादा है, इसके लिए इसमें करेक्शन भी देखा है हमने, और एक रेंज में रह सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो जैसे मैंने कहा, इससे बेहतरीन ऑल्टरनेटिव हो तो ही आप इससे निकलिए, नहीं तो इतने सालों से आप बैठे हो और कुछ साल अगर लगा भी दो तो क्या फर्क पड़ना है आपको, इनफैक्ट कमा के ही देने वाला है। ठीक है, तो ऑलरेडी इतना समय दे चुके हैं आप। विवेक जी, ये दर्शक पे क्यों छोड़ रहे हैं आप? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि इससे बेहतरीन ऑल्टरनेटिव हो तो कोई है? आप बता दीजिए अगर है तो। देखिए इससे बेहतरीन मुझे डॉलर इंडस्ट्रीज लगता है, होजरी में ही है। हाँ तो बोल। तो लेकिन मैंने उसका नाम इसके लिए नहीं लिया था प्रशांत, कि डॉलर कंपेयर टू मार्केट कैप आप अगर देखो तो इसके और डॉलर के बीच में दौलत नहीं है, वो डॉलर है। हाँ, दौलत नहीं है, डॉलर है वो। तो डॉलर इंडस्ट्रीज मुझे वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता लगता है कंपेयर टू पेज। तो ऐसे स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट अगर मुझे चॉइस दिया जाए तो मैं तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके डॉलर लेने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट डॉलर का भी चार्ट अगर थोड़ा सा लंबा खींचो तो काफी रनअप आया है इसमें, और मुझे लग रहा है कि ये लॉन्गर टर्म में अच्छा करेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो पेज इंडस्ट्रीज में भी बने रह सकते हैं, नहीं तो डॉलर इंडस्ट्रीज ज्यादा बेटर लग रहा है, वहां पर भी नजर रख सकते हैं। इस बीच अतुल ऑटो के भी नंबर्स आए, एक बार अब उसका अपडेट ले लेते हैं। स्टॉक 3% ऊपर आ चुका है। अतुल ऑटो का बिक्री में 11% की बढ़त देखने को मिली है। इस पर रिएक्शन हम थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट से लेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट का, ऑप्शन की चैंपियन। और हमारे साथ एंजल वन की स्नेहा सेठ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आज रणनीति क्या सुझाएंगी आप? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है यूबीएल ये काउंटर अगर आप देखें तो नियरली 2.5% ऊपर है। काफी अच्छा अपमूव दिखा है रिसेंटली, वॉल्यूम्स रिसेंटली बहुत अच्छे रहे हैं। एक रेजिस्टेंस था अराउंड 1560 जोन को, जो कि काउंटर ने सरपास किया है। मुझे लगता है इसमें अपसाइड की मूव पॉसिबल है टुवर्ड्स एटलीस्ट 1650 के आसपास तक ही पॉसिबल है मूव। तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें बुल कॉल स्प्रेड बना के चल सकते हैं। यहाँ पे 1600 की कॉल बाय करनी है 50 रुपए के आसपास, और उसके साथ साथ 1650 की जो कॉल है वो सेल करनी है
जो कि अराउंड 30 रुपीज के आसपास आपको सेल करना है। नेट आपका आउटफ्लो विल बी अराउंड 20 रुपीज। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 9 का मेंटेन करना है, टारगेट 41 का रहेगा। इस स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से अगर आप देखें तो प्रॉफिट जो आपका पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी अराउंड 8,400 और जो लॉसेस हो सकते हैं दैट विल बी अराउंड 4,400। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी डिसेंट है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इज रिक्वायर्ड अराउंड 22,000 के आसपास आपको मार्जिन लगेगा। बट आई थिंक ट्रेड काफी अच्छा है, अच्छी खासी मूव है, तो ये बुल कॉल स्प्रेड करके ट्रेड किया जा सकता है। ओके, तो बुल कॉल स्प्रेड रणनीति यूबीएल में काफी कॉन्फिडेंट स्नेहा साउंड भी कर रही हैं। स्नेहा, थैंक यू सो मच ये रणनीति सुझाने के लिए। यूनाइटेड ब्रेवरीज आज भी ऊपर है 2.5%, नतीजे भी अच्छे आए थे, तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। 1600 की कॉल खरीदे 50 रुपए पर, 1650 की कॉल बेचें 30 रुपए पर। ये रणनीति मुनाफा नुकसान भी आपको बता दिया है। जो सीजन है वो ऑलमोस्ट अब एग्जॉस्ट होता हुआ, लेकिन इस बीच गो फैशन ने अपने Q1 के नतीजे जारी किए हैं और जो सालाना आधार पर देखें कंपनी की आय, मुनाफे से लेकर मार्जिन तक में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गो फैशन के ईडी और सीईओ गौतम सरावगी साहब। गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा पहला सवाल यही है कि जो रिटेलर्स हैं उन्होंने मांग में कुछ सुस्ती के बारे में इंडिकेशंस दी थी। अब Q1 में आपके लिए जिस तरह की डिमांड नजर आई है वो किस तरह से देख रहे हैं और इन नतीजों पर नजरिया क्या है आपका? देखिए, कंज्यूमर डिमांड तो थोड़ा स्लो रहा है एंड ओवरऑल इस सिनारियो में हमारा फर्स्ट क्वार्टर के पहले जो हमारा एस्टिमेट था कि हम एटलीस्ट 20% का ग्रोथ तो करेंगे Q1 में, बट हमारा करीबन 15% का ग्रोथ रहा है वैल्यू लेवल पे, ओवरऑल कंपनी लेवल पे। एंड डिमांड सिनारियो देखते हुए हमारा काफी ऑप्टिमिज्म है कि ये नंबर काफी अच्छा है इन द करंट सिनारियो। एंड होपफुली बाय Q3 ये जो स्लो डाउन है ये वापस नॉर्मलसी में Q3 तक आ जाना चाहिए। सो हमारा जो 20% का एक्सपेक्टेशन है शायद Q2 Q3 से ऑनवर्ड से नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गौतम जी, हमें देख के बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो टारगेट रखा है ग्रोथ का वो है 20% CAGR, सालाना, मतलब सालाना 20% की ग्रोथ की। हालांकि ये जो पहले तिमाही के नतीजे हैं उसमें हमने देखा है कि आपकी आय में 15% के आसपास का जंप है। आप ये बताइए कि अगली तिमाही के लिए या फिर इस पूरे साल के लिए अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि आपने 20% का जो टारगेट जो रखा है उसको आप हासिल कर पाएंगे? क्या आंकड़े लेकर चल रहे हैं आप दिमाग में? देखिए, हम होपफुल है कि ये जो हमने गाइडेंस दिया था 20% का, ये हम इस साल एस्टिमेट चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी एक ही क्वार्टर हुआ है एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि बाकी क्वार्टर्स में ये सेल कॉम्पनसेट हो जाए जो इस क्वार्टर में थोड़ा हमारा मिस हुआ है। सो हमारा जो एनुअलाइज बेसिस पे जो 20% का गाइडेंस है और जो टारगेट है वो हम चेंज नहीं कर रहे अभी। चलिए गौतम, जो रेवेन्यू है वो 15% से ऊपर हुआ है। आप बता सकते हैं कि इसको किस तरह से देखा जाए ग्रोथ के टर्म से, और वॉल्यूम जो है और जो वैल्यू है वो कितना ऐड हुई? ये जो 15% ग्रोथ है ये तो वैल्यू लेवल पे रहा है, कंपनी लेवल पे। इसका अगर मैं वॉल्यूम पे देखूं तो करीबन 7 to 7.5% का हमारा वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। तो अगर एंड ऑफ द ईयर हम 20% ग्रोथ अचीव करते हैं उसमें से 10 से 11% वॉल्यूम रहेगा। ठीक है गौतम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, वो ये कि कॉटन के प्राइसेस में हमने देखा था कि थोड़ी सी कमी आई थी, सॉफ्ट हुए थे और उसके चलते आपके मार्जिन में हमने सुधार देखा है फाइनली। आप ये बताइए कि क्या ये जो रिकवरी है ये सस्टेनेबल है, क्या ये टिकेगी और क्या इसमें हम ये उम्मीद करके चले कि शायद आगे और भी सुधार हो? देखिए, मार्जिन्स तो हमारा काफी हद तक इंटैक्ट या इंप्रूवमेंट रहा है क्योंकि हमारा फुल प्राइस सेल्स रेशियो एज अ कंपनी इज वेरी हाई। क्योंकि हमारा कोर प्रोडक्ट है, हमारे केस में डिस्काउंटिंग ईयरली बहुत कम होता है, तो मोर देन 95% ऑफ हमारे जो स्टोर के सेल्स है फुल प्राइस पे आते हैं। क्योंकि हमारा फुल प्राइस रेशियो इतना हाई है, वो सेम बेनिफिट हमारा ग्रॉस मार्जिन और पैट लेवल में कंट्रीब्यूट होता है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हमारा 31 to 32% का EBITDA रहा है पोस्ट इंड एज एंड 13 to 14% का पैट रहा है, ये स्टेडी स्टेट हम सस्टेन कर पाएंगे टिल द एंड ऑफ द ईयर विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं भी।
विवेक, आगे बढ़ने से पहले जरा गो फैशन के शेयर पर एक राय दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी लिस्टिंग को तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल ही हुए हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव शेयर के भाव में देखा है। और गो कलर्स के नाम से ये अपने स्टोर्स ऑपरेट करते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है ये। आपको क्या उम्मीदें हैं यहाँ से, और किसी के पास अगर गो फैशन के शेयर अगर हों, उनके लिए आप सलाह क्या देंगे? देखिए, मैं अभिषेक इस पे जैसे ही और रैली आए प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह दूंगा। 2-3 कारण है। एक तो वैल्यूएशन वाइज जितना ही गिरा था करीबन 900 लेवल्स पे, वहां से स्टॉक काफी वापस रिकवर दे चुका है। और एक और ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने बोला, ये बुल मार्केट है, तो बुल मार्केट में सब शेयर्स चलते हैं। तो कंपनी एक और इसमें ये एक सपोर्ट लेवल ये है कि कंपनी काफी अग्रेसिव है और जिस हिसाब से एक्सपेंशन कर रहे हैं, स्टोर्स खोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आगे चल के अच्छा करेगा। लेकिन एक कंसोलिडेशन होना या फिर एक करेक्शन के बाद इसको बाई करना चाहिए। तो ओवरऑल रिजल्ट मुझे भी ठीक ठाक लगे, अच्छे ही है और लॉन्गर टर्म अच्छा करेगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन कॉस्टली, तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। ठीक है, तो ये एक बेहतर नज़रिया इस वक्त गो फैशन पर आता हुआ विवेक जी की ओर से। और चलिए, अगली जो हमारी दर्शक हैं अपर्णा हैं जयपुर से, और इन्होंने फेसबुक के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। और स्वान एनर्जी के इन्होंने 100 स्टॉक्स लिए हुए हैं 262 के लेवल पे, ऊपरी स्तरों पे लिया है। हालांकि आज स्टॉक में हम लगभग 4% की तेजी देख रहे हैं। नितलेश, जरा बताएं स्वान एनर्जी पर क्या होगी राय? लगता है कुछ तकनीकी खामी है। विवेक, आपके पास ही आएंगे। स्वान एनर्जी में हालांकि इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर ये लिया हुआ है, इसलिए नुकसान में है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं लगभग 4% की तेजी यहां पर। देखिए प्रशांत, इनका जो कैपिटल है ना, उस पर ये करीबन 2-1% कमाते हैं। तो कोई फंडामेंटल रीजन ही नहीं बनता है इसमें कि आपको लेके इसको रखना चाहिए या फिर इसको होल्ड करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी टोटली। और अभी ये थोड़ा बहुत ऊपर के स्तरों पे चल रहा है, तो और थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो आई थिंक आपको निकलना ही चाहिए। तो सेल की ही सलाह है। ठीक है, तो यहां पर आपको बेचने की सलाह मिलती हुई स्वान एनर्जी पे बढ़ते कारोबार कर रहा है। हालांकि अगर हम कुछ शेयरों को देखें तो वहां पर उथल पुथल थोड़ी ज्यादा हो रही है। पावर ग्रिड कल इसके नतीजे आए थे और शेयर आज हम देख रहे हैं कि 5% की कमजोरी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो कमजोरी बढ़ गई है। हमने 263 के स्तर कल देखे और उस स्तर से फिर से वो तेजी गंवाकर अब ये 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनटीपीसी की तेजी हालांकि बरकरार है। आज भी ये शेयर निफ्टी के टॉप गेनर में काम कर रहा है, टॉप गेनर के तौर पर काम कर रहा है। तो एनर्जी में एक्शन है और इस एनर्जी से जुड़ी एक सेगमेंट लुब्रिकेंट्स, कैस्ट्रॉल के नतीजे आए थे और नतीजों पर हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कैस्ट्रॉल के एमडी संदीप सांगवान। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटेनो स्वदेश पर। आपसे सबसे पहले जरा मार्जिन की बात करेंगे, क्योंकि क्रूड पर हेविली डिपेंडेंट आपकी कंपनी है और हमने देखा है कि थोड़े से आपके गाइडेंस के ना लोअर एंड पर ही रहे मार्जिन आपके 23 से 26% का जो आपने गाइडेंस दिया था। आप ये बताइए, क्योंकि हमने कच्चे तेल के भाव को $70 तक गिरते हुए देखा, उसके बाद हमने वहां से रिकवरी 20% से ज्यादा की, 85 के आसपास है। तो मार्जिन को लेकर अब यहां से क्या तस्वीर बन रही है और क्या आप अपने गाइडेंस को इसके चलते थोड़ा नीचे रिवाइज करेंगे? सबसे पहले तो मैं ऐसा कहूंगा कि जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, हमारी रेवेन्यू ग्रोथ 7% रही, पीबीटी ग्रोथ 9% रही सेकेंड क्वार्टर में, तो काफी संतुष्ट हैं हम उससे। जहां तक मार्जिन का सवाल है, हम मार्जिन अपने मेंटेन करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम हम ऑल्सो विश्वास रखते हैं कि कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को सही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जहां तक मार्जिन का सवाल है, हम अपने एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग फ्रेमवर्क पे काम करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को वैल्यू मिलती रहे और जितना प्रीमियम एक हम ब्रांडेड प्लेयर हैं, ताकि हम अपने मार्जिन भी मेंटेन कर सकें। तो जैसा आपने कहा कि पिछले 6 महीने में क्रूड के दाम कम हुए हैं, थोड़ी इनपुट्स कॉस्ट कम हुई हैं, तो हमने से उसमें कुछ अपने कंज्यूमर्स को भी पास की है, कस्टमर्स को भी पास की है, ताकि उनको सही दाम पे प्रोडक्ट मिलते रहे। जहां तक फ्यूचर का सवाल है, हमने कहा है कि हम अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लास्ट ईयर भी हमने अपने मार्जिन प्रोटेक्ट किए जब इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट था, और जैसे जैसे अब डिमांड बढ़ रही है तो हमारा फोकस ये भी है कि टॉप लाइन भी ग्रो करें, तो टॉप लाइन और मार्जिन का बैलेंस चलता रहेगा। और जिस तरह से हमारे को इंटरवीन अगर करना पड़ा तो वो करते रहेंगे हम, बट बेसिक यही है कि कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को ठीक वैल्यू पे प्रोडक्ट मिलने चाहिए।
ठीक है, आपने संदीप जी कस्टमर्स को ठीक वैल्यू पे प्रोडक्ट मिलने की बात कही, लेकिन क्या कीमतों में जो इजाफा रहा है, क्या उसका कुछ हिस्सा जो है वो कंपनी आगे अपने ऊपर लेने की योजना बना रही है? क्या उसे पास ऑन करने की कोशिश हो रही है? तो आई थिंक जहां तक मार्केट का सवाल है, हम वी कीप ट्रैकिंग द मूवमेंट्स इन द मार्केट, या जो कॉस्ट इनपुट्स हैं उनको भी ट्रैक करते रहते हैं। तो अगर पास करेंगे या नहीं करेंगे या मार्जिन में रखेंगे, वो तो समय ही बताएगा। आई थिंक वो कोई स्पेकुलेट करना बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे, बट आश्वासन यही है कि कैस्ट्रॉल के मार्जिन हमेशा ठीक रहे हैं, हम उन मार्जिन को प्रोटेक्ट करने की पूरी इच्छा रखते हैं, और साथ में टॉप लाइन ग्रोथ भी लेना चाहते हैं। कि जैसा कि पिछले क्वार्टर में हमने कई नई प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए, मैग्नाटेक एसयूवी जो कार्स की सेगमेंट में, सीआरबी एसेंशियल कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट में, कैस्ट्रॉल ऑटो केयर लुब्रिकेंट्स से अलग एक कैटेगरी में हमने एंट्री की। तो ये सब इनिशिएटिव चलते रहेंगे, और इनकी वजह से बिजनेस फंडामेंटल्स हम अपने प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है संदीप जी, एक सवाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ सेगमेंट है। आप ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस सेगमेंट को? क्या आपको थोड़ा सा खतरा नज़र आता है, या आप उसको मौके के तौर पर देखते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट कंपनी के पास तो ईवी वाला पोर्टफोलियो भी है। आप कब तक लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ से आप पूरा जो सिनेरियो है ईवी को लेकर, उसको लेकर उत्साहित कितने हैं? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि पहली बात तो इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक अच्छी चीज है, कि लो कार्बन सॉल्यूशंस जैसे आएंगे वो अपने प्लेनेट के लिए एक बेहतर चीज है, और हम पूरे कमिटेड हैं। और जहां तक ईवीज को देखना है, हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। तो हमारी पेरेंट कंपनी में सबसे पहले तो जैसे लास्ट ईयर एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था 50 मिलियन पाउंड्स का, जो कैस्ट्रॉल के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स यूके में, जो एक R&D फैसिलिटी थर्मल मैनेजमेंट ऑफ बैटरीज और ईवी चार्जिंग के एरिया में, पहली बात। दूसरा, हम कैस्ट्रॉल ऑन के नाम से एक ब्रांड ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं ग्लोबली और इंडिया में भी, जो कि ईवी व्हीकल्स के लिए ट्रांसमिशन फ्लूइड्स, ग्रीसेस, कूलेंट्स उस पोर्टफोलियो में हैं। और हम हिंदुस्तान में, इंडिया में ऑलमोस्ट जो 3 बड़े ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं कार्स के स्पेस में, उनको हम ये प्रोडक्ट सप्लाई भी करते हैं। तो ये ईवीज की जो पेनिट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, और हम उसके लिए पूरे तैयार हैं। बट मैं अपने दर्शकों को ये आश्वासन भी देना चाहूंगा कि जो इंडिया में लो पेनिट्रेशन ऑफ कार्स है या लो पेनिट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है, कि लुब्रिकेंट्स कैटेगरी भी हमारे हिसाब से, हमारे प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2040 तक काफी रोबस्ट है, उसमें ग्रोथ मिलती रहेगी। तो कोर बिजनेस अच्छा है, और हम धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं ईवी व्हीकल्स की ऑफरिंग्स के साथ। और जैसे कि मैंने कहा कि कैस्ट्रॉल ऑटो केयर हमने एक लॉन्च किया है, जो लुब्रिकेंट से अलग एक कैटेगरी है। तो ये सब प्रयास जारी रहेंगे, पर हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर में देखते हैं। दीप जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए, और आगे की तस्वीर क्या होगी उसके बारे में भी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। विवेक, एक राय आपसे कैस्ट्रॉल के शेयर पर लेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी अच्छी है, मार्जिन की तस्वीर भी अच्छी है, लेकिन दिक्कत बस एक है कि ये क्रूड पर निर्भर है। अब क्रूड जिस तरह से हम देखने की एक अप साइकिल में है, कहने की $85 के आसपास के भाव हैं, और शायद अब इस बात की आसार ज़्यादा हैं कि ये भाव यहाँ से ज़्यादा नीचे ना आए, क्योंकि एक तो डिमांड वाला एंगल है, सप्लाई थोड़ी सी तंग है, चाइना की रिकवरी है। आप ये बताइए कि एक दायरे में ये शेयर रहता है कैस्ट्रॉल का, 100 से 150 के दायरे में हमने इस शेयर को चलते हुए देखा है, लेकिन डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी है, 4-5% के आसपास की, वैल्यू के लिहाज से भी सस्ता है। तो आपका सेंस क्या कहता है विवेक कि जिसके पास है कैस्ट्रॉल, क्या इसमें ये निवेश वाला शेयर है या फिर सिक्लिकल ट्रेड वाला शेयर है ये? देखिए अभिषेक, ये सिक्लिकल ट्रेड वाला तो शेयर नहीं है, लेकिन हाँ आपने ये बात सही कही कि मतलब पिछले 10 साल से देख रहा हूँ ऑलमोस्ट कि ये नीचे की तरफ सो जाएगा और ऊपर की तरफ 135, 150 तो सिर्फ 1 या 2 बार उसने टच किया है इतने सालों में, तो 135 और 100 के बीच में ये रहता है। मार्केट में फियर ये था, एक तो देखिए एमएनसी कंपनी है, फंडामेंटल्स इसके बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, लेकिन मार्केट में ये फियर था कि जैसे जैसे ईवी आएगा, ये लुब्रिकेंट कंपनी है, ये आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी। काफी सेगमेंट्स में हमने इसे देखा है।
लेकिन जैसे अभी ये मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, अब लोगों को ये नहीं मालूम है, मतलब इन्वेस्टर्स को ये नहीं मालूम है कि ये लोग कूलेंट्स ईवी रिलेटेड बिजनेस में स्लोली घुसेंगे और वहां से कंपनी आपको वापस ग्रोथ ही दिखाने वाली है। तो अब चक्कर ये है कि आप अगर लेते हो तो आपका व्यू रहना चाहिए करीबन 7-10 साल का यहाँ पे, बहुत एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म। क्यों? कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपने जैसे बोला, और डिविडेंड यील्ड इसका बहुत ही बेहतरीन है। तो एक एफडी के मुकाबले आप अगर देखो तो ये स्टॉक किसी को भी लेना चाहिए। और जैसे जैसे ईवी प्ले और होगा, आई थिंक ये कंपनी बेनिफिट वहां से करेगी। और एक और चीज है कि क्रूड, मुझे नहीं लगता है कि लॉन्गर टर्म में यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जितना ईवी का पेनिट्रेशन होगा, क्रूड पे दबाव बना रहेगा। हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, चाहे ओपेक कंट्रीज कितना भी प्रोडक्शन कट कर ले, $1-2-4 क्रूड बढ़ता है और उसके बाद में वापस करेक्शन आ जाता है, क्योंकि फंडामेंटली सबको मालूम है कि क्रूड की डिमांड स्लो एंड स्टडीली कम ही हो रही है, बढ़ने वाली नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो ये है कैस्ट्रॉल पर नजरिया विवेक जी का। और चलिए एक बार फिर आपके सवालों पर लौटते हैं। सुजीत हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल उन्होंने हम तक पहुंचाया है। नजारा टेक के 500 स्टॉक्स इन्होंने लिए हैं 680 के लेवल पे। नितलेश आपके पास आएंगे, जरा बताएं क्या करना चाहिए। बहुत ही बेहतर लेवल पर इन्होंने लिया है और आज भी हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक लगभग 4% ऊपर है और पिछले 5 दिनों में देखें तो 12% के ऊपर यहाँ पर तेजी नजर आई है। नजारा टेक पे नजरिया। स्टॉक तो अच्छा है डेफिनेटली। मैं भी पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम फ्लोटिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, फंडामेंटल पैटर्न के साथ साथ उसमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन, इसमें मैं एक चीज देखना पसंद करूंगा, 740 एक मेक और ब्रेक लेवल होगा। 740 अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में 820 से लेकर 840 ये लेवल भी मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, नज़ारा टेक को लेकर ये सवाल और जवाब। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक है और उसमें शायद गेमिंग की जो परिभाषा है ना, ऑनलाइन गेमिंग की, उसको थोड़ा सा उसमें कुछ बदलाव शायद किया जाए, उसको फिर से परिभाषित किया जाए, ऐसी खबर निकल कर आई थी। एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपके साथ शेयर की भी थी। राजकोट से दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? बस काइनेस टेक्नोलॉजी के बारे में। कैनेस टेक्नोलॉजी, करेक्ट? यस, करेक्ट। ठीक है सर, कब लिए थे आपने शेयर ये? आईपीओ से लिया था और बाजार से भी लिया। क्या बात है सर, आईपीओ में भी आपने शेयर ये लिए थे। कैनेस टेक्नोलॉजी के करीब करीब 8 से 10 महीने इसकी लिस्टिंग को हुए और लिस्टिंग के बाद भी क्या बढ़िया रफ्तार दिखाई है। आपका 650 वाला जो शेयर है ना, 1700-1800 रुपए के आसपास के बीच में चला गया। दिनेश जी, पहले तो बहुत बधाई आपको। विवेक, आपसे ही राय लेना चाहेंगे। कैनेस टेक्नोलॉजीज 1900 रुपये के हमने भाव देखे, इसमें उस भाव से थोड़ा सा नीचे है ये, लेकिन इनके भाव से तो बहुत ऊपर है। क्या अब देखिए, सिद्धांत कई बार ये कहता है कि आपका पैसा जब डबल हो जाए बाजार से तो एक बार ना मोह त्याग देना चाहिए। क्या यह रणनीति ठीक है या फिर अभी बने रहे इसमें? नहीं अभिषेक, देखिए बहुत लोग यही गलती करते हैं कि जब कोई स्टॉक अच्छा करता है तो उसको सबसे पहले लोग बेचते हैं, और जो अच्छा नहीं करता है ना उसमें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के बैठ जाते हैं, और चाहे वो जंग शेयर बन जाए। तो ये पॉलिसी कभी नहीं रखनी चाहिए। और हमने भी देखा है, मतलब हमारे जैसे कोई भी क्लाइंट है, उनके पास एफडी भी होगा, म्यूचुअल फंड भी होगा, स्टॉक्स भी होगा। जब भी पैसा चाहिए ना, पहला फोन हमारे पास ही आएगा, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है कंपेयर टू एफडी। उनको लगता है कि एफडी तो इतना वैल्यू नहीं है, ये निकाल लेते हैं, इसमें वैल्यू है। तो इनफैक्ट कैनेस टेक्नोलॉजी आगे चल के ये क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में बहुत शानदार कंपनी है। एक्चुअली आपको होल्ड करना चाहिए। इनका टर्नओवर कंपनी के कॉल के हिसाब से आई थिंक अगले 3 साल में लोग बात कर रहे हैं कि डबल हो जाएगा, ऑर्डर बुक डबल हो जाएगी। तो 1900 वापस आपको देखने को मिलेगा। मैं तो बोलूंगा कि इसको होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट ऑन एवरी डिप, अभी थोड़ा बहुत अगर करेक्शन है तो ऑन एवरी डिप इसको बाई भी करना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है, होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन ज्यादा है, अगर आपका सिर्फ नजरिया अगले 6 महीने के लिए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लंबा समय दो, कंपनी यहाँ से भी अच्छी करेगी।
ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह, थोड़ा समय दीजिए, यहाँ से और ज़्यादा बेहतर संकेत आपको मिलेंगे। मोहन है केरल से, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया ट्विटर के जरिए और इनका सवाल है बायोकॉन के 300 स्टॉक हैं और 300 के लेवल पर ही इन्होंने लिया हुआ है। बायोकॉन पर ज़रा एक नज़रिया ले लेते हैं। फिलहाल इनके लेवल से काफ़ी नीचे नुकसान होता हुआ। नितलेश बताएं बायोकॉन में क्या करना चाहिए? देखो, बायोकॉन आपने काफी ऊपर के लेवल से लिया है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा सुधर रहा है इस मार्केट में। लेकिन ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो 265 से लेके 270 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 270 को जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा तो मेरे हिसाब से आपको 295 प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एक चीज का ध्यान रखना, 245 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना, और चाहिए तो आप 265 जैसे ही क्रॉस करेगा थोड़ा सा क्वांटिटी आप इसमें एवरेज कर सकते हो, फिर आपका जो स्टॉप लॉस आएगा वो 255 रुपीज का। ठीक है, बायोकॉन ये भी रेंज वाला ही शेयर है। हालांकि खबरें लगातार आती हैं, बायो सिमिलर वाला जो उनका बिजनेस, उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी तक उसके हिसाब से प्रदर्शन नहीं रहा है बायोकॉन का। झारखंड से जितेंद्र का सवाल लेंगे और इनका सवाल आया है इंस्टाग्राम के जरिए। इनके पास है इंडिया ग्लाइकॉल के शेयर 100 की संख्या में और 888 रुपये के भाव पर। इनके भाव से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अब 612 पर ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि तकरीबन 250 रुपये के आसपास का इनको 250 से पौने 300 का नुकसान है प्रति शेयर। विवेक, क्या करना चाहिए इंडिया ग्लाइकॉल्स में? क्या बने रहे, निवेशित रहें या फिर निकल जाएं इससे? इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, बहुत ज्यादा हाई, मतलब हाई वाला प्राइस नहीं है इनका बाइंग, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक काफी वैल्यूएशन वाइज अंडर वैल्यूएशन पे चल रहा है। देखिए, कंपनी में 2-3 बिजनेस है, एक तो केमिकल स्पेस है और एक और ये लोग लिकर स्पेस में भी है, जो काफी लोगों को मालूम नहीं है। तो 613 में तो मुझे लगता है कि बहुत अंडर वैल्यूएशन है। आपको इनफैक्ट अगर हिम्मत हो तो एवरेज भी कर लो चाहे, तो मेरी तरफ से तो ये बाई रहेगा। तो यहाँ पर आपको खरीदारी की सलाह। बढ़ते हैं आगे। राजेश हैं मुंबई से और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हाँ, मेरे पास डेटा पैटर्न 600 शेयर्स है, 750 रुपीज के हैं। मुझे इसका स्टॉप लॉस चाहिए और कब मैं इसका बुक प्रॉफिटिंग करूं? मुनाफे में इस वक्त नजर आ रहे हैं राजेश, डेटा पैटर्न्स में बहुत अहम लेवल पर इन्होंने लिया है। फिलहाल स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स जानना चाहते हैं। विवेक बताएं, बहुत ही बधाई देनी होगी, बहुत शानदार मुनाफा इनको होता हुआ यहाँ पे। देखिए, शॉर्ट टर्म में इसका भी वैल्यूएशन ज्यादा, जस्ट ना वो हमने केन्स टेक्नोलॉजी की बात की थी, सिमिलर स्टोरी है प्रशांत। डेटा पैटर्न्स आपको होल्ड करना चाहिए, अच्छा कर रहा है, अच्छे प्रॉफिट में हो। जस्ट बिकॉज अच्छे प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग थोड़ा सा समय दो, 1 साल और दो, ये यहाँ से काफी अच्छा करेगा। तो आपको अगर पैसे की जरूरत है तो फिर टाइमिंग नहीं देखना चाहिए, आपको इमीडिएटली निकलना जाना चाहिए। अगर पैसे की जरूरत नहीं है, सर मेरे को बस प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो आई थिंक अवॉइड करो और इसको होल्ड कीजिए। 1 साल में आपको हो सकता है कि 2500-2700 के ऊपर दिखाए। ठीक है, डेटा पैटर्न्स को होल्ड करने की सलाह है। कोलकाता से फेसबुक के जरिए सवाल आया है संतोष चौधरी जी का और इनका सवाल है एनबीसीसी को लेकर। 1000 शेयर है 41 के भाव पर। विवेक, जवाब आपसे ही चाहेंगे। सरकारी कंपनी है, रसूख ठीक ठाक है, ऑर्डर्स हम देखते हैं और इनके प्रोजेक्ट्स हैं। आपको दिल्ली जाइए, आपको गली मोहल्ले में ऐसे आपको जाते हुए दिख जाएंगे। एनबीसीसी क्या व्यू है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने परफॉर्म किया नहीं है। निवेशित रहें या फिर कहीं और बेहतर विकल्प आप सुझाएंगे कंस्ट्रक्शन वाले स्पेस में ही? देखिए, तो भाई दिखते हैं मुझे देखने में, एनबीसीसी है, एनसीसी है। आपने जैसे कहा, ये वो कैस्ट्रॉल वाले हिसाब किताब है कि मूवमेंट कहीं नहीं देगा, चाहे कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो, क्योंकि सरकारी कंपनी है, मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं आता। आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक करने की सलाह इसके लिए है क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट नहीं आता है। मैं फंडामेंटल पे इस पे राय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी और बाकी तरीके से सब तरीके से अच्छी है, लेकिन हाँ, जब स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं आने वाला है, आप उसको होल्ड करके क्या करोगे? इसके वजह तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, डेटा पैटर्न्स या केन्स, उसमें भी आप अगर बाई करते हो तो एटलीस्ट इससे ज्यादा तो कमाई के निकलोगे आप। विवेक, इसमें से क्या बी हटा दें, सिर्फ एनसीसी कर लें? हाँ जी, एनसीसी कर लें, बी हटा दें? नहीं, अवॉइड है, सवाल ही नहीं है। मैं तो बोला ना, दोनों भाई है, दोनों को मतलब ट्विन ब्रदर समझो आप, दोनों को अवॉइड करो, एनपीसीसी और एनसीसी। अच्छा ठीक है, कुछ और बताइए फिर।
जो क्रेन सर्विस वाले, जो एक्सकेवेटर्स जो कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि एस हो गई, सांघवी मूवर्स हो गए, क्या वो बेहतर विकल्प है? हालांकि वो भी अपने रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, कैपिटल गुड्स आज के दिन एज ए सेक्टर मुझे लगता है कि काफी स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस पे चल रहा है। और अगर आप देखो कि कौन सा सेक्टर, मुझे आप पूछोगे कि सस्ता लग रहा है, तो मुझे तो एक सेक्टर अच्छा लग रहा है, वो है अभी भी फार्मा, रनअप के बावजूद। और आपके शो पे मैंने कई बार मतलब ईटी स्वदेश पे, ईटी नाउ स्वदेश पे बात किया हुआ है कि एनटीपीसी जाएगा ऊपर। मेरे हिसाब से यहाँ से भी आप एनटीपीसी भी ले सकते हो। तो या तो फार्मा स्टॉक्स में कन्वर्ट करो या एनटीपीसी ले लो, 225 में है। ऐसे डिस्क्लोजर दोनों पे मेरा मतलब ओवरवेट चल रहा है, और हम लोग भी क्लाइंट के साथ हमारा भी बाइंग है इसमें। तो आप इसको ले लीजिए, आप उससे ज्यादा कमाओगे। ठीक है, बढ़िया है, एनटीपीसी बढ़िया विकल्प है। पावर स्टॉक्स पावरफुल हैं भी, डिमांड को लेकर दिक्कत नहीं है देश में, और बढ़िया दिशा में सारे के सारे सेगमेंट, पावर के जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, या फिर जितने भी सेगमेंट, या फिर पावर इंफ्रा वाली कंपनीज हो, फाइनेंसिंग वाली हो, वहाँ पर हम तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन रेलवे शेयर में हम कल से रफ्तार देख रहे हैं, और आज के सत्र में आप जरा IRFC का शेयर लेकर आइए। 40 रुपये के ऊपर ये शेयर निकल गया है। नीतलेश, व्यू आपसे चाहेंगे इस पर, जरा टेक्निकल व्यू आप शेयर कीजिए, क्योंकि इस शेयर को हमने देखा है पिछले एक साल में कि 35 रुपये के पास जाकर ये अटकता था, लेकिन इस बार 35 के पास अटका नहीं, आगे गया, कल अच्छी रफ्तार दिखाई, और आज ये 40 के ऊपर निकला है। 40 के ऊपर आप कितनी तेजी देख रहे हैं? देखो, ये कंटिन्यूसली स्टॉक जब हम लोग 25 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मैं काफी बार बोलता था कि 25 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा। मैं काफी कम स्टॉक के ऊपर बुलिश रहता हूँ, वैसे ही IRFC स्टॉक वाला है। मुझे लग रहा है कि 42 मेरे हिसाब से एक हर्डल का काम करेगा। तो 42 जैसे ही निकाल देता है, तो फिर हम लोग 47 तक भी चाल को देख सकते हैं। तो बढ़िया स्टॉक लग रहा है, लेकिन जिनके पास भी पोजीशन है वो एक चीज का ध्यान रखें, ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 37 जहां से उसने क्लिकआउट दिया है, इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है, तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 42 जैसे ही क्रॉस करेगा, तो फिर 47 तक भी इसमें चाल देखने को मिल सकती है। 42 पार किया तो 47 के दायरे इसमें खुल जाएंगे। इस बीच कोल इंडिया के कुछ आंकड़े आए हैं, और बिक्री जो है करीब 9.25% बढ़कर 60 मिलियन टन के आसपास ये बिक्री पहुंची है कोल इंडिया की। और हम शेयर में भी देख रहे हैं कि आज 4% का बड़ा मूव है। कोल इंडिया शेयर आप याद रखिए, और कोल इंडिया के नाम से जब आप जोड़ के देखेंगे इस शेयर प्राइस को, आज की तेजी को, तो आपको ये तेजी बड़ी लगेगी, क्योंकि इतने बड़े मूव्स जनरली हम कोल इंडिया के शेयर में नहीं देखते हैं। तो बढ़िया आंकड़े, और उन आंकड़ों के दम पर ये शेयर रिएक्ट भी कर रहा है। वैसे पूरी की पूरी जो एनर्जी बास्केट है ना, आप कोयला देख लीजिए, आप बिजली देख लीजिए, ट्रांसमिशन, सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। कोल इंडिया, विवेक क्या व्यू है आपका? अच्छा ठीक है, आपसे राय लेंगे विवेक, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के MD अनिल सरदाना नतीजों पर बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अजय शर्मा। अजय, ओवर टू यू। शानदार रिजल्ट, और रिजल्ट में कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो शेयर होल्डर्स को जानना ज़रूरी है, और यही बारीकियों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के MD अनिल सरदाना जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमसे बात करने के लिए। हमने देखा कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो आपके नंबर्स काफ़ी ठीक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आपका जो ट्रांसमिशन सेगमेंट का जो अर्निंग्स है, प्रॉफिट्स है, उसमें थोड़ी नरमी आई है। क्या वो समझा सकते हैं कि क्या ये वन ऑफ है, और इसके पीछे के कारण क्या थे? शुक्रिया। हाँ, आपने ठीक देखा कि ट्रांसमिशन का जो स्टैंडअलोन बिजनेस है, उसमें एक वन ऑफ 65 करोड़ का डिविडेंड टैक्स इस बार हमने पे किया, क्योंकि 245 करोड़ का डिविडेंड हमको मिला अपनी मुंबई वाली सब्सिडरी से। सो जो आंकड़े बनते हैं उसमें स्टैंड अलोन बेसिस पर टैक्स आउटगो जाता है, लेकिन जो सब्सिडी से जो डिविडेंड आता है वो एलिमिनेट हो जाता है। सो इसलिए ये एक वन ऑफ सप्रेशन है, बट अदरवाइज स्टैंड अलोन बिजनेस उसी तरह से अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जैसे बाकी सेगमेंट्स में किया है। एंड ओवरऑल बेसिस पे आपने ठीक कहा कि जो पैट नंबर है वो उसका 8% से इजाफा हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स Q1। ये बात और भी दिखाई दे रही है कि आपको सारे अप्रूवल्स मिल गए हैं और ऑफिशियली अब कंपनी का नाम अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस हो जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए अगर आप एक बार ये बताएं हमें कि ये नाम बदलाव जो किया है और
नेम चेंज के पीछे की थिंकिंग क्या है मैनेजमेंट की, और यही नाम क्यों चुना गया? क्या ये नाम एनर्जी सॉल्यूशंस कुछ आगे आने वाली स्ट्रैटेजी का एक रिफ्लेक्शन है या कोई एक डायरेक्शन दे रहा है? उसके पीछे की सोचिंग थिंकिंग क्या है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि 2015 में जब अडानी ट्रांसमिशन बनी तब सिर्फ ट्रांसमिशन बिजनेस ही उसका एकमात्र बिजनेस था, और उस क्षेत्र में कंपनी ने इतना ग्रो किया कि आज की डेट में ट्रांसमिशन बिजनेस में ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की। उसके साथ साथ 2018 में अगस्त में हमने मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन को एक्वायर किया, और बाद में फिर हमने 2020 में मुंद्रा के डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्वायर किया। उसके बाद में जब स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से प्राइवेट सेक्टर के लिए आया, तो उसमें हमने अपने आप को एक बड़ा रोल लेने के लिए कमिट किया। और आज की डेट में मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि ऑलरेडी हमने तकरीबन 6,000 करोड़ के करीब ऑर्डर्स स्मार्ट मीटरिंग में बुक कर लिए हैं, और गवर्नमेंट का जो अनुमान है कि हम 250 मिलियन 25 करोड़ मीटर्स जो स्मार्ट मीटर्स जो हम लगवाएंगे, उसमें से जो अडानी की ये कंपनी है, हमारी कंपनी जो है, ये तकरीबन 15 से 20% श्रेय लेने के लिए उसके लिए प्रतिबद्ध है। अब आई बात कि नाम क्यों बदला गया, क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन बिजनेस से आगे बढ़ गए और हमने तरह तरह के एनर्जी सॉल्यूशंस, रिटेल सॉल्यूशंस, कस्टमर को बेनिफिशियरीज को कॉम्पिटिटिव टैरिफ मुहैया कराने के लिए जब सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने शुरू किए, तो तब हमने ये देखा कि नाम ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि हमारा अब जो बिजनेस का श्रेय जो हम जिस एरिया में कर रहे हैं वो बढ़ चुका है। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया कि नेम मस्ट रिफ्लेक्ट आवर बिजनेस, तो इसीलिए वो नाम को बदला गया है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड अभी क्लियरली दर्शाता है कि हम हर तरह के एनर्जी सॉल्यूशंस कंज्यूमर को मुहैया कराएंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज की डेट में बहुत सारे नए पैराडाइम्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग एम्फेसिस है उसके तहत बहुत नए डेटा सेंटर्स, बहुत सारे नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स, बहुत सारे नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो आएंगी, उसमें सब लोग ग्रीन पावर की तरफ सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। और हमने ऑलरेडी आपको ये जानते ही हैं कि अडानी डेटा सेंटर में एक लार्ज प्लेयर है, और हमने अपने डेटा सेंटर्स में 100% ग्रीन पावर मुहैया कराने के लिए कमिटमेंट दिया है। तो हम सेम और सिमिलर सॉल्यूशंस हर तरह के कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह का हमारा कमिटमेंट रहेगा कस्टमर को कि हम जो ग्रिड टैरिफ है उससे कम में उनको सॉल्यूशन देंगे, और ये कमिटमेंट लेंगे कि हम 24/7 की गारंटी आपके लिए लेंगे, और कल की डेट में अगर आपका डीजे सेट को चलाना पड़ेगा तो हम अपनी कॉस्ट से आपका डीजे सेट भी चलाएंगे। तो बहुत शानदार एनर्जी सॉल्यूशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पात्र है जी। हर तरह के सॉल्यूशंस कस्टमर को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तो आपने कस्टमर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही शानदार वादा किया है। मजा आ गया ये सुन के कि इतना आप एकदम ग्रैन्युअल तरीके से आप एकदम लास्ट माइल के बारे में भी सोच रहे हैं। सदानंद जी, ये बताइए कि ट्रांसमिशन टेंडरिंग पाइपलाइन कैसी दिख रही है इस समय, और ये जो रिन्यूएबल ग्रोथ पे सरकार का फोकस है, बड़ी ग्रुप्स का फोकस है, आपकी कंपनी का भी बहुत बड़ा फोकस है, इससे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज की डेट में कंट्री का रिन्यूएबल के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस है। ये एक एनर्जी ट्रांजिशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। कंट्री ने COP26 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट दिया था कि 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बेस्ड पावर लगाएंगे। आज की डेट में कंट्री में तकरीबन 110 गीगावाट पावर है, तो वहां से ये एक बहुत बड़ा कैपेसिटी एडिशन प्रोग्राम है, और वो पावर को जगह जगह पर जहां कंजम्पशन होती है वहां तक ले जाने के लिए ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ी लिंक है बीच में।
और इसीलिए एक रिक्वायरमेंट जो आपके सामने उभर के आएगी अगले कुछ वर्षों में, वो बहुत मैसिव स्केल पर होने वाली है। इसीलिए अडानी ट्रांसमिशन, जो आज प्राइवेट सेक्टर की सबसे लार्जेस्ट ट्रांसमिशन कंपनी है, उसके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी ऑर्डर पाइपलाइन है और हम आगे भी उसमें बिडिंग में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 25% शेयर बिडिंग में हमेशा पाया है। हम उस चीज को मेंटेन करेंगे और उसके होते हुए ये कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही उम्दा हैं आने वाले दिनों में। मैं देख रहा हूँ कि आपकी कंपनी स्मार्ट मीटरिंग में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी पाना शुरू कर दिया और बड़ा स्केल अप करना चाहते हैं। मुझे ये भी बताइए कि ओवरऑल कैपेक्स कितना लाइंड अप है, या इवन ट्रांसमिशन में भी जो नई ज्योग्राफीज आप देख रहे हैं, थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप समझाएं हमारे व्यूअर्स और आपके शेयर होल्डर्स के लिए। हाँ, आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 20,000 करोड़ के ट्रांसमिशन के ऑर्डर्स ऑलरेडी एट हैंड हैं और जो स्मार्ट मीटरिंग है उसमें जो अभी टेंडर शुरू हुए हैं उसमें तकरीबन 5800 करोड़ के ऑर्डर्स हमने ऑलरेडी हासिल कर लिए हैं 3 ज्योग्राफीज में, और आगे वाले दिनों में और इसमें इजाफा होने वाला है बेस्ड ऑन जो हमारी पोजीशंस बिडिंग में आई हैं। और इसके साथ साथ जो हम लोगों ने एनर्जी सॉल्यूशंस की बात की, जो हम कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगे और जो हम पैरेलल लाइसेंस के लिए परस्यू करेंगे, वो भी एक एडिशनल कैपेक्स का स्रोत बनेगा। तो आगे वाले दिनों में तकरीबन 7,000 करोड़ ट्रांसमिशन बिजनेस और एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में होगा, और बाकी जो स्मार्ट मीटरिंग का जो बिजनेस ऑलरेडी हमने एक्वायर किया उसका एडिशनल होगा, और पैरेलल लाइसेंसेस जैसे जैसे मिलेंगे, एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे जैसे हम एक्वायर करेंगे, उसका कैपेक्स एडिशनल होगा। मिस्टर सदाना, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, अपने क्वार्टर के बारे में और एक ओवरऑल रोड मैप भी शेयर करने के लिए, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी अपने रेडार पे रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।